चंपावत में आज उपचुनाव, लोगों में भारी उत्साह। सीएम धामी ने शारदा इंटर कॉलेज में किया मतदान, लोगों से ज्यादा मतदान की अपील। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। 151 मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान। महिलाओं और बुजुर्गों समेत सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे लोग। चंपावत उपचुनाव के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। हर मतदान केंद्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सभी सीमाएं हैं सील। अलर्ट मोड पर प्रशासन। और डॉक्टर कल्पना सैनी देहरादून में आज करेंगी अपना नामांकन। बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी सैनी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम धामी भी रहेंगे नामांकन में मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंपावत से जहां उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक जनता उपचुनाव में मतदान करेगी। उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी खड़ी हैं और 151 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 घंटे में अब तक 16.2% से अधिक मतदान यहां पर हो चुका है और मतदान के दौरान 18 ईवीएम मशीनें भी खराब होने की सूचना मिली है। तो लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है। तो जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान करना जारी है और शाम 6 बजे तक जनता उपचुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकती है और मतदान कर सकती है। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेंगे और चंपावत की जनता लगातार उपचुनाव के लिए मतदान करने पहुंच रही है। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सक्सेना जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से उपचुनाव में लगातार मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है मतदान केंद्रों की? तो उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेंगे और जनता लगातार उपचुनाव में मत का प्रयोग करने के लिए शाम 6 बजे तक पहुंच चुकी है। चलिए, और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सक्सेना जुड़ गए हैं। पंकज, उपचुनाव को लेकर लगातार लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर केंद्रों की बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ लगातार केंद्रों में लोग पहुंच रहे हैं और क्या लगता है 100% मतदान करने के लिए उपचुनाव में लोग पहुंचेंगे? देखिए, वहाँ से बताना चाहूंगा, जब से उत्तराखंड के चुनाव हुए तो उसके बाद मुख्यमंत्री को लेके जो चुनाव के लेके जो है चंपावत के जो है यहाँ से प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर आज सुबह से ही मतदान यहाँ 7 बजे से प्रारंभ हो गया था और लगभग सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर जो है काफी उत्साह दिखाई दिया और पूरी चंपावत विधानसभा में 151 जो है मतदान बूथ बनाए गए हैं और सुबह से ही जो मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है उपचुनाव जो है मुख्यमंत्री के जो है भाजपा के उम्मीदवार है पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की जो है गहतोड़ी जो उम्मीदवार बनाई गई, इनके बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं दोनों ही पार्टियां अपने जीत को लेकर दावे भर रही है। कोई कांग्रेस का कहना है कि जो मुख्यमंत्री है पूरी तरह से चुनाव हारेंगे क्योंकि अपनी विधानसभा खटीमा से भी चुनाव हार चुके हैं। वहीं जो है भाजपा दावा भर रही है कि जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी पूरे बहुमत से और रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ पे जीतेंगे। अब देखने वाली बात हो कि मतदाता का रुझान किस ओर जाता है, लेकिन जिस प्रकार से योगी ने आके जो यहाँ पे अपनी एक रैली की थी, रैली के बाद सभी मतदाताओं का मुंह मोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है एक तरफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट
जुड़ गए हैं। कैलाश, उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और जिस तरीके से सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और अगर बात की जाए तो उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी खड़ी हैं। क्या लगता है, क्योंकि हालांकि ये तो बिल्कुल जनता जो है विकास के साथ आगे बढ़ रही है और सीएम धामी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, फिर भी अगर बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी की तो कितने मतों का अंतर फिलहाल चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं हिमांशा कि जब कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था निर्मला गैतोड़ी को, तो साफ तौर पर ये खबर सुर्खियां बन गई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर सीधे तौर पर दे दिया है, क्योंकि निर्मला गैतोड़ी कभी जिलाध्यक्ष हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में उनका वो कद नहीं है मुख्यमंत्री के आगे। और जाहिर तौर पर ये इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी जब भी कोई मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ता है तो जनता उसको जिताती ही है। बहरहाल अब क्या स्थिति होती है तो जनता बेहतर तय करेगी, क्योंकि जनता को किसे वोट देना ये जनता बेहतर जानती है। लेकिन जहां तक समीकरणों की बात की जाए, पंकज ने बिल्कुल यहां पर एक बात ठीक कही थी कि जब योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे तो योगी आदित्यनाथ को सुनने और देखने के लिए हजारों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। एक अलग माहौल वहां पर क्रिएट हुआ, और क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं, हिंदू लीडर्स के रूप में यहां पर देखा जाता है योगी आदित्यनाथ को। और यहां पर जिस तरीके से आए, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि विकास के नाम पर जनता वोट दे और अब की बार जनता चंपावत चुनाव में एक इतिहास रचने जाएगी। ये साफ तौर पर कहा था योगी आदित्यनाथ ने। वही चीज वहां पर देखने को भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार, क्योंकि पहले तो पूरे प्रदेश का वो दौरा कर रहे थे, अलग अलग कार्यक्रमों में थे, लेकिन बीते अगर 3-4 दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद इस सीट पर सक्रिय थे। और जाहिर तौर पर उनके संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं। कैबिनेट मंत्रियों की बात करूं, चाहे गणेश जोशी हो, रेखा आर्य हो, सौरभ बहुगुणा हो, सुबोध दुनियाल हो, ये समय समय पर वहां पर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक यहां पर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इस वक्त जो पलड़ा है वो मुख्यमंत्री का भारी है। बहरहाल ये 3 तारीख को ये तय होगा कि यहां से जीतेगा कौन। बिल्कुल कैलाश, उस तरीके से पलड़ा यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी का ही भारी नजर आ रहा है, और साथ में जिस तरीके से जब सीएम आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया था तो लोगों का जो रुझान है वो उस तरफ ज्यादा देखने को मिला है। फिलहाल चलिए कैलाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो जिस तरीके से उपचुनाव में मतदान जारी और लगातार लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक बुलाई है प्रदेश कार्यालय में। सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधायकों को प्रस्तावक बनाने पर चर्चा होगी। साथ ही नामांकन के दौरान सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगी। चलिए, तो आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक बुलाई इसे लेकर, और प्रदेश कार्यालय में सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में विधायकों को प्रस्तावक बनाने पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि 2 बजे डॉक्टर कल्पना सैनी विधानमंडल भवन पहुंचेंगी और नामांकन के दौरान सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधे जुड़े हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से आज अब राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, क्या कुछ जानकारी है? किस तरीके से दाखिल करने पहुंचेंगी, कितने बजे पहुंचेंगी और कौन उनके साथ इस दौरान मौजूद रहने वाला है? बिल्कुल हिमांशा, देखिए आज यहाँ पर विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहाँ पर तमाम विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। और मुख्यमंत्री भी लगभग 2 बजे पहुंचेंगे आज राजधानी देहरादून, क्योंकि अपना वो मत वो अपना वो दे चुके हैं। और यहाँ पर चाहे प्रदेश प्रभारी की बात करें, प्रदेश सह प्रभारी की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि
बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से अब भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं और एक बड़ी बैठक भी इस बीच बुलाई गई है प्रदेश कार्यालय में, जिसमें सभी विधायक शामिल रहेंगे और प्रस्तावक बनाने पर चर्चा होगी, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मैं आपको बता रहा हूं कि आज कुछ विधायकों को प्रस्तावक बनाया जाएगा, क्योंकि जब नामांकन की आज आखिरी तारीख है, 10 तारीख को ये चुनाव होना है और एक ही सीट है जिसको लेकर चुनाव होना है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी हैं वो यहाँ पर आज मौजूद रहेंगे। विधानसभा लगभग 2 बजे पहुंचेगी यहाँ पर जो राज्यसभा प्रत्याशी हैं डॉक्टर सैनी, और वहां पर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और आपको बता दूं कि इसको लेकर लगातार जो कयास चल रहे थे, आज कयासबाजी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे नाम थे जो तैर रहे थे सुर्खियों में कि इनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक महिला पर अपना भरोसा जताया। बीजेपी ने सैन्य बाहुल लोगों में से डॉक्टर सैनी को यहाँ पर चुना, ताकि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उस पर भी यहाँ पर बीजेपी अपना कंट्रोल कर सके। जो सैनी बाहुल्य जो क्षेत्र है, हरिद्वार में सैनी की तादाद बहुत ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर महिला होने के नाते, ओबीसी होने के नाते और ऊपर से सैनी एक विशेष जाति होने के नाते यहाँ पर बीजेपी ने तुरुप का इक्का यहाँ पर खेला, महिला को सम्मान दिया और उसका नतीजा ये रहा कि आज उनको प्रत्याशी बनाया गया, आज वो अपना नामांकन करने जा रहे हैं। बिल्कुल कैलाश, और जिस तरीके से आज नामांकन डॉक्टर कल्पना सैनी के नामांकन भरने के बाद जो तमाम कयास थे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को अपना प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, आगामी चुनाव में कितना ज्यादा असर पड़ सकता है? क्योंकि आपने जैसे बनाया कि एक विशेष सैनी समाज के लोग जो है वो मौजूद है और इससे काफी ज्यादा फायदा भाजपा को आगामी चुनावों में होगा। बिल्कुल, देखिए अभी अगले साल नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस फैसले को माना जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार एक बहुत बड़ा जिला है, लगभग 11 विधानसभा इस जिले में आती हैं, तो जाहिर तौर पर नगर निकाय नगर निगम चुनाव के इसको लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, और फिर 15 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 57 राज्यसभा सीटों पर, तो जाहिर तौर पर क्योंकि जुलाई में अब चुनाव होना है राष्ट्रपति को लेकर, उस लिहाज से भी बीजेपी प्लस एनडीए चाहता है कि राज्यसभा में जो अपर हाउस है उनकी संख्या बल ज्यादा हो, ताकि चाहे राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामला हो या फिर किसी बिल को यहां पर पास कराने का मामला हो, उसमें आसानी से उनको संख्या बल मिल सके। तो इस लिहाज से भी राज्यसभा चुनाव न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कैलाश, बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी हमेशा दो दृष्टिकोण लेकर ही चलती है और उसी के आधार पर वो आगे जो कार्य है वो करती है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, हमारे साथ साझा की, आपका बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक स्तर के चुनाव अगले माह जून के प्रथम सप्ताह में होने हैं, जिसे लेकर आज कांग्रेस जिला निर्वाचन अधिकारी लालाराम नायक कोटद्वार पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने ब्लॉक के सभी निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही उनको निष्पक्ष और लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस संगठन के चुनाव पूरे कराने के निर्देश भी दिए। कमेटी का पूरे देश के अंदर संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, उसी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए मैं आज कोटद्वार जिला में पधारा हूं और एआईसीसी ने मुझे कोटद्वार जिला का डीआरओ जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। मैंने यहाँ जिलाध्यक्ष जी से, तमाम कांग्रेस के पूर्व मंत्री राणा जी से, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों से बैठकर मीटिंग ली है और आगामी जो संगठन खड़ा किया जाएगा वहाँ अच्छे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। युवा हो जो संगठन में काम करना चाहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम तवज्जो देंगे। निष्पक्ष चुनाव होंगे संगठन के और एआईसीसी और पीसीसी जो निर्देश मिले उसी के अनुरूप बूथ लेवल से लेकर बूथ के डेलीगेट बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे, पीसीसी का मेंबर बनेगा और डीसीसी से एआईसीसी के मेंबर भी जाएंगे। तो वो तमाम संगठन की चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में हम आए और आज यहाँ कांग्रेस जनों की मीटिंग ली। निश्चित कांग्रेस का नया संगठन खड़ा करेंगे। कोटद्वार नगर निगम में करीब 1.5 वर्ष पहला बना निजी कंपनी का मोबाइल टावर जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिससे आसपास के लोगों को आए दिन टावर के गिरने का डर सता रहा है। और इसी संबंध में स्थानीय निवासियों ने मोबाइल टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर कोटद्वार उपजिलाधिकारी से शिकायत की और बताया कि लालपुर में निजी कंपनी का जो टावर लगा है उसके बेसमेंट में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, जिससे उसके गिरने का डर बना रहता है। वहीं उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने कहा कि संबंध में सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मेरा मकान है, हमारे पीछे एक टावर बना हुआ है जिसके नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। इल्लीगल तरीके से टावर खड़ा किया 3 दिन के अंदर, और इसके बेसमेंट में जो बड़े बड़े नट होते हैं, तूफान के टाइम में ये पूरा हिल जाता है, इसकी साउंड आती है और हम घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और नंबर 2 बात, भारी बारिश में भी ये जान मान का खतरा बना हुआ है आसपास के लोगों के लिए। इसकी हमने एसटीएम को साहब को शिकायत की है, प्लीज़ इसको इधर से हटाया जाए। डबल मेरे समक्ष आए हैं, आपके द्वारा मुझे ये अवगत कराया गया है कि जो टावर लगाया गया है ये इलीगल तरीके से बहुत ही अत्यंत जल्दी में लगाया गया है और इसको लगे हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं और इसके नीचे फिलिंग वगैरह अच्छी नहीं हुई है और ये जब तूफान वगैरह आता है तो इससे गिरने का भी काफ़ी खतरा हो जा रहा है। तो ऐसी दृष्टिकोण रखते हुए हमारे द्वारा इसमें CRPC धारा 33 के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के चमनबाग में रहने वाले अर्पित चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग में 20 रैंक हासिल कर कीर्तिमान हासिल किया है और सिविल सर्विस में 289 रैंक हासिल कर चुके हैं। वहीं 20 रैंक आने के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का तांता लगा है। अर्पित चौहान ने 20वीं रैंक हासिल कर न ही जसपुर क्षेत्र का बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। लगातार मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। वहीं उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी और अपने नोट्स बनाए उनके द्वारा ही पढ़ाई की गई। उन्हें नाम मिले मगर उम्मीद ना छोड़े, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि पिछले साल से इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये एक काफ़ी सालों से मेरा प्रयास था कि एक अच्छी रैंक यूपीएससी में आ सके, जो कि अब जाके सफल हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं यही कहूँगा कि आप देखते हैं आगे जो भी सर्विस में जो भी कुछ हो सकेगा वो किया जाएगा। सर, सेल्फ स्टडी मेरा मंत्र ये है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाए। कोई भी कोचिंग हो या कोई भी किसी के भी नोट्स हो, उनसे ज़्यादा अच्छी आपकी सेल्फ स्टडी होती है। तो बुक्स को फॉलो किया जाए और अपने नोट्स बनाए जाएँ। और सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेरा ये मानना है। जितने भी घंटे आपसे सेल्फ स्टडी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो या बुक्स हो या जो कुछ भी हो, उस सब को आप कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और एक स्ट्रेटजी के तहत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप कहीं खो ना जाएं। इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है कि 1-2 बार सफलता ना मिले आपको, पर अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है तो देर से ही सही बट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। बस बहुत ही अच्छा प्राउड का एक मोमेंट है मेरे लिए और मैं चाहती हूँ इसी तरह से ये भी और हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे उन्नति करें और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।